सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम फिर से आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और आज के क्लास में हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? ऑप्शन ए है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 1 वर्ष 10 माह और 12 दिन, 2 वर्ष 10 माह और 5 दिन, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। एक्सप्लेनेशन में हम थोड़ा देख लेते हैं विस्तार से। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसमें संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 114 दिन बहस हुई, 11 अधिवेशन हुए और संविधान के अंगीकृत होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। इस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है विधानसभा, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो सकता है इसका आंसर? राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दे या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। नीति संबंधी मामलों में मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व तो होता है, लेकिन किसी मंत्री के भ्रष्ट आचरण या व्यक्तिगत दोष के लिए मंत्री ही उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 73वें संशोधन के बाद 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। ऑप्शन ए निर्णय लेने की शक्तियों का, ऑप्शन बी पूर्ण व्यवस्था का, ऑप्शन 3 न्यायिक शक्तियों का और 4 ऑप्शन है प्रशासनिक शक्तियों का। इसके क्वेश्चन के अगली कड़ी में देखते हैं उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कही गई है 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। ठीक है, विकेंद्रीकरण किया गया निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। तो इन कूटों में से कौन से सही हैं, कथन सही हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही है, 1, 2 एंड 4। मतलब 3 ऑप्शन जो है वो गलत है, 1, 2 एंड 4 सही है। निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियों का जो केंद्रीकरण किया गया। ठीक है, 73वें संशोधन के बाद। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा स्थानीय स्तर पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, जिसमें पंचायतों को निर्णय लेने की शक्ति, पूर्ण व्यवस्था बनाने की शक्ति तथा कुछ प्रशासनिक शक्तियां पंचायत स्तर पर प्रदान की गई। राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है कि वह पंचायतों को ऐसी शक्तियों और प्राधिकार दे जो इन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं। ऑप्शन ए है
भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो सकता है इसका आंसर? इसमें डी आंसर सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे एक से अधिक में क्या बताया जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में अनुच्छेद 80(1) में यह उपबंधित है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे तथा अन्य सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। बिल्कुल ध्यान में रखना है, पहले 250 था और अभी है 245 सदस्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? ऑप्शन ए है कॉलेजियम प्रणाली, बी है अपीलीय अधिकार क्षेत्र, सी है मूल अधिकार क्षेत्र, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र और मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। इसके एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, भारतीय संविधान के द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपीलीय और परामर्श संबंधी व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है, जहां वह संविधान की आधिकारिक व्याख्या करता है, वही नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अधिकार प्रदान करता है। संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 124, 147 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? न्यूनतम आयु पूछा जा रहा है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होना चाहिए? ऑप्शन ए है 18 वर्ष, बी है 21 वर्ष, सी है 25 वर्ष और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है? बी है 21 वर्ष। 21 वर्ष की आयु में चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किसी भी व्यक्ति को ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति का नाम पंचायत के किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है स्विट्जरलैंड, सी आयरलैंड और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत की अवधारणा है किस देश के संविधान से ली गई है? अब ये आपको ध्यान में रखना है, इसका आंसर है सी आयरलैंड। आयरलैंड से ली गई है नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36-51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ठीक है, अगले कड़ी में देखते हैं इस क्वेश्चन के। ऑप्शन बी है संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है। ऑप्शन
सी है उच्चतम न्यायालय और उच्च 93 के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। ऑप्शन 4 है कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश पीएन भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। अगले कड़ी में देखें क्वेश्चन के, तो प्रयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही हैं? इसका आंसर है डी 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 में देखते हैं क्या है। 1 एंड 3 ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। और ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है। ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 1 एंड 3 ऑप्शन सही है। इसके एक्सप्लेनेशन में भी थोड़ा देख लेते हैं विस्तार से। कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। यह एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सीजेआई करते हैं और उस समय न्यायालय में कार्यरत अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। दूसरा है इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। तीसरा है इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े यानी अनुच्छेद 39A और अनुच्छेद 43A और 47, अनुच्छेद 47। तो इसके क्वेश्चन के अगली कड़ी में देखते हैं क्या है। अगली कड़ी में 4 नंबर ऑप्शन है इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, क्वेश्चन में उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है गलत कौन सा है। तो गलत के आपको ऑप्शन को चयन करना है। इसका आंसर है सी 2 एंड 3। ठीक है, 2 एंड 3 ऑप्शन सही है। देखते हैं 2 एंड 3 गलत है। तो 2 एंड 3 में क्या है, इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जो बिल्कुल गलत है। और तीसरा ऑप्शन इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े यानी अनुच्छेद 39A, 43A और अनुच्छेद 47 को जोड़े, ये भी बिल्कुल गलत है। तो मतलब एक ऑप्शन सही है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को इससे जोड़ा गया। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा डिटेल से इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया था। इसी संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें 42वें संविधान द्वारा 3 नए अनुच्छेद जोड़कर नीति निर्देशक में शामिल किया गया और 1 में संशोधन किया गया। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुरक्षित, अनुच्छेद 39 करना, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, कंपनी के प्रबंधन में कंपनी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, अनुच्छेद 430 के तहत पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, बनी तथा पौधों की रक्षा करना, अनुच्छेद 48A के तहत। अतः कथन 2 और 3 गलत हैं। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा अंतिम प्रश्न है उस पर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है आयरलैंड, यहाँ पे आयरलैंड होगा, आगरलैंड नहीं, आयरलैंड। आयरलैंड। बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी है कनाडा। तो इसका आंसर है बी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों का विचार का संदर्भ लिया गया। और एक्सप्लेनेशन में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख 12 से 35 अनुच्छेद में किया गया है। तो क्वेश्चन आपके ये 10 क्वेश्चन रहे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो आपको बड़े ही ध्यान से सारे क्वेश्चन को देखना है, बार बार रिपीट करना है और समझते जाना है। कुछ कुछ चीज़ें जो फैक्ट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको आप ज़्यादा जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा याद होते चला जाएगा। तो इसलिए ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखें और समझते चले। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, धन्यवाद।